हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपको इस चैनल के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप अपनी तैयारी को रेगुलर रख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो, जैसे ये आपकी पॉलिटी की क्लास है तो पॉलिटी आपकी सीरियल वाइज चलेगी कि जो जो आपका सिलेबस दे रखा है पॉलिटी का वो चलेगा। बीच बीच में मैं आपके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जो पीवाई के क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके। हमारी जो ये क्लासेज है, जितनी भी क्लासेज है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके 5,000 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ कि 95 प्लस क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से और कंप्यूटर के आपको इन क्लासों से देखने को मिलेंगे। 100% मिलेंगे आपको 95 प्लस क्वेश्चन। जो आपका रेशो होगा, तो 100 में से 95 प्लस, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप देखो दोस्तों, आप यकीन करना, इस चीज़ का बिल्कुल भी फेक नहीं है ये चीज़। आप खुद जो मैंने क्लासेस करवा रखी हैं वहाँ से भी आप क्वेश्चन उठाकर देखिए। जैसे मैंने राज्य दर्शन सीरीज करवा रखी है, इसके अलावा आपकी स्टैटिक जीके की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप क्वेश्चन उठाकर देखिए। आप गूगल पर सर्च करिए, आपका जो एक एक पॉइंट है वहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, जो ये जितनी भी क्लासेस लूँगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक ही होती है। बाकी मैं आपकी स्ट्रेटेजी की जो वीडियो लेकर आऊँगी उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एक स्टूडेंट के लिए, बताओ क्या है। अगर कंपटीशन एग्जाम की कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको क्या करना है, कम कंटेंट पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन कम के अंदर क्या करना है, ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। दूसरा, एग्जाम को क्वालिफाई करना है कम कंटेंट पढ़कर। और जो कम कंटेंट है आपका, वो नहीं है कि आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ो और आपके मार्क्स कम आए। कम कंटेंट पढ़ो, आप बार बार में रिवीजन करो, ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, एग्जाम को क्वालिफाई करो। लेकिन जो आपका कम कंटेंट है वो भी आप एक ऐसी जगह से पढ़ो जो आपको ये लगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम के अंदर आने की संभावना उनकी अधिक है। समझ गए आप बात को? क्योंकि 100% श्योर किसी के पास नहीं होता कि आपको बिल्कुल एग्जाम ही उठाकर दे दे कि आपका ये एग्जाम आएगा। 95 प्लस क्वेश्चंस आपको इन क्लासेस से देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी आपका DTSSB का एग्जाम है, आगे आपका दिल्ली पुलिस का है, MTS का भी है, रेलवे का भी एग्जाम है। तो काफ़ी सारे आपके फिलहाल आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो मैं फिर से आपको एक ही बात बोल रही हूँ, जो ये क्लासेस हैं वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। आप ये मत समझना कि क्लास कभी भी किसी एक एग्जाम के लिए होती है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है उसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल, मतलब किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितने महीने तक कितना टाइम देना है, क्या करना है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई, मैं सिंगल एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही आपकी, हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बात कर रही हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आप बैठो उस एग्ज़ाम को आपको कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आपको 50 में से, जैसे आपकी जीके जीएस 50 नंबर की आती है तो उसमें से आपको 45 के समथिंग मार्क्स लेकर आने हैं। जीके जीएस में देखो, वैसे तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जो खूब ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बंदा है, जो भी स्टूडेंट है, जो मतलब दिन रात मेहनत करता है, उसके लिए भी देखो 35 प्लस क्वेश्चंस लाना एक मतलब नॉर्मल बात नहीं है। आप दोस्तों ये चीज़ मत सोचना कि 35 नंबर क्या है, क्योंकि आपकी जो जीके जीएस है वो बहुत बड़ा पोर्शन है आपका। और किस तरीके से आपको जीके जीएस के ऊपर अपनी पकड़ करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर, इसमें नहीं, लेकिन आपकी जो वीडियो आएगी, अगर आप कमेंट करोगे तो आपकी वो वीडियो ज़रूर बनाकर डालूंगी, उस वीडियो के अंदर आपका सब कुछ डाल दूंगी। तो आज की जो क्लास है वो हमारी संविधान सभा की रहेगी कि संविधान का, पहले संविधान सभा क्या है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ था। और ये जो आपकी डिटेल की वीडियो है ये आपकी चलती रहेंगी, 30 से 35 के समथिंग आपकी ये वीडियो आएंगी। और उसके बाद जितने भी आपके PYQ क्वेश्चंस है पॉलिटी के, अलग से स्पेशल पॉलिटी के, वो भी करवा दूंगी। उसके अलावा एक चीज़ बता रही हूँ दोस्तों आपको, इसी तरीके से आपका जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी आपके कवर करवाऊंगी, ठीक है। और आपकी 5,000 क्वेश्चंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के जो 5,000 क्वेश्चंस है उनकी सीरीज भी आपकी आज से ही रेगुलर कर दूंगी। देखिए, ये आपकी जो संविधान सभा है
एक चीज़ और बताना, अगर आपको जैसे नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स इस तरीके से दूँ कलर में, या फिर आपको ब्लैक एंड वाइट, या जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर ही नीचे भी डाल रखे हैं 2 पेज के अंदर, उस तरीके से देने हैं। ये चीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि आपके नोट्स उसी तरीके से मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसके अंदर कौन-कौन सा हमारा सिलेबस, क्या-क्या हमारे चैप्टर पॉलिटी के अंदर हमारे आते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, कौन-कौन से चैप्टर हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से हमारे अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखो, आपका चैप्टर है संविधान सभा। नेक्स्ट है आपका उद्देशिका, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का मतलब क्या है, जितने भी आपके जो आपका देश है उसके अंदर जितने भी आपके राज्य, यूनाइटेड स्टेट वगैरह हैं, वो आपके इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका नागरिकता, नागरिकता आपकी कैसे ली जाती है, किस तरीके से समाप्त की जाती है, ये सभी उसके अंदर है। मूल अधिकार, यानी कि आपके मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। और आपका एक क्वेश्चन है मूल अधिकार के ऊपर ही, देखो अभी स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको देखो डीपली कवर करवाऊंगी। अभी आपको सिर्फ सिलेबस जो टॉपिक है वो कवर करवा देती हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं आपके जो संविधान के अंदर हैं, वो ये पूछेगा कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तो कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि जो डीपीएसपी हैं आपके, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, आपके 11 कर्तव्य है जिनको 51 भाग के अंदर जोड़ा गया है, तो वो आपके किस देश से लिए गए हैं, जैसे रूस से लिए गए। तो इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो मैं फिर से एक ही बात बोल रही हूँ, आपको हर एक क्लास के अंदर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चा, मैं आपको कोई वो क्वेश्चन नहीं दूंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब थोड़े से भी बाहर हो, क्योंकि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन दूंगी कि आप कम कंटेंट पढ़ें। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका जो भी चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़े, कम कंटेंट पढ़े। कम कंटेंट को क्या करें, आप बार बार में रिवाइज करें, बार बार में पढ़े, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन आप खुद के बनाएं और उनको बार बार में रिवाइज करें। उसके बाद फिर आप मॉक लगाकर ऑटोमेटिक देख लेना। मॉक क्या होता है वो चीज़ भी बता देती हूँ। मॉक कभी भी ये चीज़ डिसाइड नहीं करता कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। समझ गए आप बात को, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ मॉक कभी भी मतलब डिसाइड नहीं कर सकता। मॉक सिर्फ आपको एक चीज़ दे सकता है बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि आपकी तैयारी कितनी है। आपकी तैयारी के अंदर जैसे आपने मॉक के अंदर पहले 50 में से 10 मार्क्स लेकर आए थे, फिर आपने 20 लिए, फिर 30 लिए, तो मॉक क्या करता है, सिर्फ ये चीज़ बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है या नहीं हुई। कभी भी आप मॉक को देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, मॉक लगाने के बाद क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक कि मैम हमारे तो मार्क्स कम आ गए मॉक के अंदर, इसका मतलब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मॉक के पीछे कभी मत भागना कि मॉक ये डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना, बिल्कुल 100%। जो बच्चे यहाँ पर मॉक के अंदर बिल्कुल कम मार्क्स लेकर आते हैं वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं। मैं अधिकतर बच्चों की बात कर रही हूँ, जो मॉक के अंदर 100% स्कोर करते हैं, 90% स्कोर करते हैं, वो क्या होता है, उनका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं होता। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको मॉक के ऊपर ये चीज़ नहीं देखनी कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपकी तैयारी में कुछ आपको फ़र्क लगा है या नहीं लगा। जिस तरीके से मैं आपकी देखो स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँगी, उसके अंदर आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल उसके अंदर आपके डाल दूंगी। कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट के अंदर मुझे डाल देना, वो भी आपका मैं स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर बता दूंगी। इसके अलावा हमारा जो 6th है टॉपिक, वो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व आएंगे, यानी कि डीपीएसपी क्या है, हमारे प्रिंसिपल जो है, हमारे मूल कर्तव्य, संघीय ये कार्यपालिका, संसद जो कि आपकी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल हो गया आपका, स्थानीय स्वशासन हो गया, न्यायपालिका, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसके अंदर कैग वगैरह हो गया आपका, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात कर रहा है। राजभाषा, राजभाषा कौन सी हमारी हिंदी है, और मतलब कौन कौन सी भाषा हमारी जोड़ी गई थी, नहीं जोड़ी, जो भी चीज़ें हैं आपकी। इसके अलावा आपका आपात उपबंध यानी कि राष्ट्रीय आपात आपके बताए गए हैं। तो ये सभी आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, मूल कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी, मूल अधिकार, एक आपका उद्देश्य का जो आपकी प्रीम्बल है, प्रस्तावना है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
और एक इसके अंदर आपका जो मेन जो है कैग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय उपबंध से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ आपकी जो जितनी भी चीज़ें मैं करवाऊँगी इसके अंदर जो टॉपिक आपके लेकर आई हूँ फिलहाल के लिए और आगे जो डालती रहूँगी, उसके अंदर आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपको वीडियो को स्किप करके देखें, बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहीं से क्या होता है एक स्टूडेंट का जब भी वो पढ़ाई करता है और बीच में से वीडियो को स्किप कर देता है, वहाँ से आपका जो सीढ़ियाँ हैं वो कम होने लग जाती है ऑटोमेटिक। समझ गए ना आप बात को? आपको जिस मंजिल तक जाना है वो ऑटोमेटिक आपकी कम होती चली जाएगी, आप कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट को क्या है, जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो है आप तैयारी मत करो, करो तो बहुत बेहतर तरीके से करो, ताकि आप किसी सामने वाले बंदे को, आस पड़ोस के अंदर आपका जो भी कोई है, उसको आप ये दिखा सको, अपने रिश्तेदारों को आप ये दिखा सको कि हाँ भाई, मैंने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है, मैंने ये जॉब ली है। मैं नहीं चाहती बच्चों कि आपके ऊपर कोई हंसे बाद में कि इसने तो तैयारी की थी, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। समझ गए आप बात को? तो हमारी जो संविधान सभा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि संविधान को बनाने के लिए क्या क्या आपके स्टेप्स अपनाए गए थे। संविधान सभा, इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, आपका एक अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या नाम था उस प्रस्ताव का जो सबसे पहले आपका आया था? अगस्त प्रस्ताव, जो आपका 8 अगस्त 1940 को आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। कारण क्या था जो आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, वो किस कारण से आया था? तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से क्या किया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था। कब दिया था? अक्टूबर 1939 को, 1939 को कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र मंत्रिमंडल को दे दिया था। और इस त्याग पत्र के ऊपर कौन सबसे अधिक खुश हुआ था? तो मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, इसलिए उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को अपना मुक्ति दिवस मनाया था। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। समझ गए बात को? नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर पॉइंट कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा वायरस, जो वहाँ का जो वायरस था भारत का, लिनलिथगो, उसके माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा गया था, यानी कि एक बिल भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था ये बिल? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो बिल था उसी का नाम क्या था आपका? अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि वो अगस्त के महीने में भेजा गया था लेकिन उसको अक्टूबर के महीने में रखा गया था। नेक्स्ट आपका सिफारिश, कि सिफारिश क्या क्या थी आपके अगस्त प्रस्ताव की। तो इसके अंदर कुछ सिफारिश थी, वो भी देख लेना कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए। सबसे पहली सिफारिश थी कि यहाँ पर भारतीयों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। दूसरा था आपका युद्ध सलाहकार समिति बने। उस टाइम का आपका क्या था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आपका युद्ध चल रहा था आपका, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, देखो, हाँ, उस टाइम पर आपका युद्ध चल रहा था, तो भारतीयों को युद्ध में मिलाने के लिए क्या किया था, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने बोला था कि आप लोग युद्ध के अंदर शामिल हो जाओ, तो क्या करेंगे, हम आपको बिल्कुल मुक्ति दे देंगे, यानी कि आपको स्वतंत्र कर देंगे, हम आपके ऊपर कोई भी अपना अधिकार नहीं जताएंगे। तो इसके ऊपर कई लोगों ने विरोध भी किया था और उन्होंने कहा था कि आपने पहले भी हमें मुक्त नहीं किया था, पहले भी वर्ल्ड वॉर हो चुका आपका, तो आपने उस टाइम पर भी हमसे यही काम करवाया था कि आप शामिल हो जाओ, हमारे इतने लोग भी मारे गए भारत के, हमने आप लोगों का पूरा साथ दिया था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। तो काफ़ी इसी तरीके से आपकी चीज़ें चलती रही थी। तो ये आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर था। इसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि आप युद्ध के अंदर शामिल हो जाओ, हम आपको लिखित रूप में देते हैं कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको पूरी, देखो, बुक तो उठाकर नहीं लेके आई कि मैं आपको सारी बुक करवाऊँ, ये नोट्स खुद मैंने बनाए हैं आपके लिए, और इसके अंदर सिर्फ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले हैं, ताकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी टाइम खराब हो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करनी है, ये चीज़ें इसलिए बताई थी ताकि आप एक बार इन चीज़ों को देखकर आप अपनी तैयारी को उसी तरीके से कर पाएँ। इसके अंदर क्या था, दूसरी सिफारिश दी गई थी, युद्ध सलाहकार समिति कैसे बनेगी? भारतीय संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा। क्या बोला था सिफारिश के अंदर कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हम आप लोगों से नहीं बनाएंगे, सिर्फ भारतीयों से ही बनवाया जाएगा, ठीक है। विरोध किसने किया था? जो आपका अगस्त प्रस्ताव था, इसका विरोध किसने किया था? तो इसके लिए आपका एक आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन था? पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आपका कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आपका चलाया गया था। क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम के अंदर। कब चलाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को ये चलाया गया था। और विचार किसने दिया था?
विरोध किसने किया था आपका, किसने विचार दिया था, तो महात्मा गांधी ने इसका विचार दिया था, लेकिन इसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी। समझ गए आप। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला था आपका 17 अगस्त 1940 को। विचार अगर पूछे तो गांधी जी ने दिया था, और शुरुआत कब हुई थी आपकी, आचार्य विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी। अगर दूसरा नाम पूछ ले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा नाम क्या था आपका, तो दिल्ली चलो। क्या नाम था, दिल्ली चलो। फिर इसके बाद आएगा आपका क्रिप्स मिशन, ये आपका 1942 के अंदर आया था। ब्रिटिश पीएम उस टाइम पर कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था, वो आपका फेल हो गया था अगस्त प्रस्ताव, इसलिए उन्होंने क्या किया था, दोबारा आपका क्रिप्स मिशन नाम का एक प्रस्ताव भेजा था। भारत कौन लेकर आया था, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत लेकर आया था। कौन लेकर आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसके अध्यक्ष भी कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। भारत कब आया था, डेट भी आपसे पूछी जाती है, तो 23 मार्च 1942 को भारत आया था। और भारत में कहाँ पर आया था, तो दिल्ली आया था। भारत में कहाँ आया था आपका क्रिप्स मिशन, दिल्ली में आया था सबसे पहले। ठीक है। कांग्रेस नेता कौन कौन से थे जिन्होंने भारत की तरफ से अपना पक्ष रखा था, ये तो हो गया भाई ब्रिटिश की तरफ से आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो जो आपका प्रस्ताव लेकर आया था, ये मिशन जो लेकर आया था आपका बिल, ये कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कहाँ से था ये, ब्रिटिश की तरफ से था। तो भारत की तरफ से कौन था, उनसे भाई वार्तालाप करने के लिए भारत की तरफ से कौन कौन गए थे, तो दो लोग गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, दो लोग गए थे आपके। ठीक है, जो कि आपके भारत की तरफ से थे। और एक चीज़ नोट डालकर लिख लेना, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जो आपका जो ये क्रिप्स मिशन था, इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ये आपको ये भी दे सकता है, बीते समय का चेक या उत्तर दिनांकित चेक। देखो, उत्तर दिनांकित चेक, बीते समय का चेक या पोस्ट डेटेड चेक। अगर ये क्रिप्स मिशन को किसने कहा था, किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था ये चीज़ें, तो गांधी जी के द्वारा कही गई थी। समझ गए बात को। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आएगा आपका कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन, जो कि आपका 1946 के अंदर आया था। कब आया था आपका, मार्च 1946 में। ब्रिटिश पीएम अगर उस टाइम पर पूछे कि ब्रिटिश पीएम प्रधानमंत्री कौन थे आपके, तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे, क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की थी कि भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। क्या बोला था उन्होंने, भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। कहाँ पर बोला था ये चीज़, तो ब्रिटेन का सदन है वहीं पर बोली थी, हाउस ऑफ कॉमन्स। कहाँ है, कहाँ बोला था अगर आपसे पूछे, तो ब्रिटेन का सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 अप्रैल 1946 को ये बात बोली थी क्लीमेंट एटली जी के द्वारा कि भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे आपके अगर पूछे, तो लेबर पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। अध्यक्ष देखो कौन थे, तो इसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर आपके 3 सदस्य थे। एक तो आपका मैं जो मुख्य अध्यक्ष था वो था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो कि आपका क्या था उस टाइम पर, भारत सचिव था। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था। दो अन्य सदस्य थे, कौन कौन, एक तो आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स था, जो मतलब इससे पहले आपका क्रिप्स मिशन लेकर भारत आ चुका था 1942 में ही। ठीक है, वो क्या था आपका, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। दूसरा आपका था एवी अलेक्जेंडर, ये क्या था, ये आपका नौसेना मंत्री था। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या काम करता था, क्या था, तो व्यापार बोर्ड को देखने का काम करता था। ठीक है, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। और एवी अलेक्जेंडर क्या था भाई, तो नौसेना मंत्री था। आई होप दोस्तों जो अब तक की जो चीजें मैंने आपको समझाई है, बताई है, इजीली वो चीजें आप मतलब याद कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे उन चीज़ों को। ठीक है, और आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जो भी चीज़ें देखो अभी स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं 1-2 दिन के अंदर आपका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से आप इजीली नोट्स भी ले सकते हो इन सभी चीज़ों के। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सिफारिश की। इसकी सिफारिश क्या क्या थी, इसके अंदर क्या क्या सिफारिशें की गई थी, तो वो देखना। संविधान सभा का गठन किया गया था। जो आपका ये कैबिनेट मिशन था, इसके आधार के ऊपर क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन। समझ गए। और इसके अंदर कहा गया था, क्या कहा गया था कि एक सदस्य के ऊपर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जो एक सदस्य है आपका वो 10 लाख लोगों के ऊपर रहेगा। समझ गए आप बात को, कि 10 लाख लोग जो है एक ग्रुप के अंदर आपके 10 लाख लोग डाल दिए, और उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो एक सदस्य करेगा। जैसे पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व है वो किसके हाथों में होता है, वैसे देखें तो राष्ट्रपति एक ही तो होता है ना पूरे देश के ऊपर, की एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो उसी तरीके से एक सदस्य 10 लाख लोगों के ऊपर इन्होंने निर्धारित कर दिया था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 389।
389, 389 आपकी कितनी थी संविधान सभा के अंदर कुल सदस्यों की संख्या। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये देख लेना 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। 389 इसके अंदर क्या थी, सदस्य संख्या थी। और इसको भी भागा गया था, बांटा गया था कितने पार्ट्स के अंदर, वो भी देख लेना। तो इसको देखो देसी रियासतों के अंदर बांट दिया गया था। 93 तो आपकी देसी रियासतें थी, 93 आपकी देसी रियासतें थी, समझ गए आप बात को। और 296 यानी कि 296 आपको ब्रिटिश भारत के लोग थे। कौन थे, ब्रिटिश भारत। ये भी आपका दो भागों में बटा हुआ था। चार तो प्रांतों से, प्रांतों के अंदर आपके कितने थे, 292। कितने थे प्रांतों के अंदर, 292। और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे आपके, 4। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे, 4। और प्रांतों से आपके कितने थे, 292। तो इन चीज़ों को देखो, ये जो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी चीज़ों को आप, सभी लाइन्स को आप याद रखना। फिर से देख लो इन चीज़ों को एक बार। कुल सदस्य संख्या अगर आपसे पूछे तो 389, उनमें से 93 तो आपकी देसी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत के लोग कितने थे आपके, 296, ठीक है। तो जो ब्रिटिश भारत था उसको दो भागों में बांटा गया था आपका। प्रांतों के अंदर तो 292 थे, जो प्रतिनिधि तो जो चुनकर आए थे आपके प्रांतों से 292 थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आपके 4 थे। और चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन थी आपकी, तो ABCD से याद रखना, ठीक है, ABCD, ठीक है। चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, ABCD, यानी कि अजमेर मारवाड़ ए से हो गया आपका, बी से आपका हो गया बलूचिस्तान जो कि फिलहाल वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में है, ठीक है। सी से हो गया आपका कुर्ग, कुर्ग कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। और डी से हो गया आपका दिल्ली। तो आप ABCD से याद रखोगे, क्योंकि आपसे एग्जाम के अंदर इस तरीके से पूछा जाता है कि जो आपकी 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थी उन इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन आपको अलग से दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का चुनाव। तो संविधान सभा का चुनाव किस तरीके से हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसके अंदर कितने लोग थे, कौन कौन सी सीटें कहाँ पर बटी हुई थी, तो वो चीज़ें देखना। संविधान सभा जुलाई अगस्त महीने 1946 में बनी थी आपकी। उस टाइम पर आपके 296 जो सदस्य थे, जो उसके वो भी आपके बटे हुए थे, जिनमें से कांग्रेस के कितने थे, 208 सीटें थी। कांग्रेस की कितनी सीटें थी टोटल, तो आपकी कितनी थी, 296। कांग्रेस की थी 208। मुस्लिम लीग की 73 सीटें। कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका कि मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, तो 73। कितनी थी, 73। अन्य सीटें कितनी थी, 15। तो जो अन्य थी वो भी आपके कई भागों के अंदर बटी हुई थी, वो देख लेना। अन्य जो थी वो आपकी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। 8 तो आपकी निर्दलीय थी, 8 कितनी थी आपकी निर्दलीय, बची आपकी 7। तो 7 जो थी वो आपकी 7 पार्टियों के अंदर बटी हुई थी। कौन कौन सी पार्टियां थी वो भी यहाँ पर लिख दी है। तो 7 थी तो 7 पार्टियों के अंदर बटी थी, यानी सभी पार्टियों को आपकी एक एक सीट मिली थी। देखो सीट यूनिस्ट पार्टी, एक सीट आपकी यूनिस्ट पार्टी की थी। एक सीट थी आपकी यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी की। एक सीट थी आपकी यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट की। एक सीट थी आपकी कृषक प्रजा पार्टी की। एक अनुसूचित जाति संघ की। एक सिखों की थी जो कि गैर कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस में भी सिख थे और बिना कांग्रेस के भी सिख थे। तो जो गैर कांग्रेसी सिख थे एक उनकी थी, और एक थी आपकी समाजवादी पार्टी की, साम्यवादी पार्टी की। समझ गए आप। तो 7 सीटें थी और 7 पार्टियों के अंदर ये विभाजित थी। जो आपकी संविधान सभा है इसका चुनाव किस तरीके से हुआ था पूछा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था, ठीक है। और जो ये चुनाव था अप्रत्यक्ष चुनाव, ये किसके द्वारा किया गया था, जो आपके जो ये सदस्य थे किसके द्वारा लिए गए थे आपके, तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था ये चुनाव। समझ गए आप, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। आपसे पूछा जाता है कि जब आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था तो चुनाव किस तरीके का चुनाव था, अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष था, इनमें से कोई नहीं था या दोनों थे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है तो आपका अप्रत्यक्ष था, यानी कि इनडायरेक्ट था। समझ गए बात को। नेक्स्ट आपका संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा के अंदर आपकी 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। सुचेता कृपलानी जो कि आपकी उत्तर प्रदेश, विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, बेगम एजाज रसूल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका। किस तरीके से आया है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस टाइम पर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो कौन थी आपकी बेगम एजाज रसूल। ये भी आपकी यूपी से थी।
राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से थी? मध्य प्रदेश से थी। ये भी क्वेश्चन के अंदर आ चुका। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। 15 में से आप कम से कम 7 को तो याद रखो। समझ गए आप बात को? 7 वो याद रखनी है जिनसे अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है आपका सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई। सरोजनी नायडू कहाँ से थी? आपकी बिहार। हंसा मेहता बम्बई से, ठीक है। जी दुर्गाबाई मद्रास। दक्षानी बेलायुधन ये भी आपकी मद्रास से थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अम्मू स्वामीनाथन भी मद्रास से थी, ठीक है। मालती चौधरी, रेणुका राय। मालती चौधरी आपकी उड़ीसा से, रेणुका राय आपकी पश्चिम बंगाल से। रेणुका राय कहाँ से? आपकी पश्चिम बंगाल से। लीला राय ये भी पश्चिम बंगाल से। और आपकी एनी मस्कनी कहाँ से थी? त्रावणकोर से। एनी मस्कनी कहाँ से थी? आपकी त्रावणकोर से। तो ये आपकी 15 महिलाएं थी कुल, ठीक है। 15 महिलाओं में से 7 महिलाओं, कम से कम 7 महिलाओं को आप उनको याद रखना जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाया है। समझ गए आप बात को? देखो दोस्तों, मैं फिर से एक चीज़ बोल रही हूँ, जितनी भी मैं आपकी क्लासेस डालूंगी, देखो आपके PYQ भी लेकर आऊंगी। जो 1 लाइनर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपके सभी के सभी करवाऊंगी, एग्जाम से पहले करवाऊंगी। समझ गए आप बात को? DSSB के एग्जाम से पहले ही करवा दूंगी। ये आपका रेलवे से पहले भी हो जाएगा। तो रेलवे में DSSB में मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी आपका मतलब RTI वगैरह लग चुकी, नोटिफिकेशन भी आ चुका कि आपका 2024 के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह के फॉर्म निकलेंगे। तो आपको एक चीज़ें बता देती हूँ कि ये मत समझना कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए है ये क्लासेज। ये जो 2024 के अंदर जितने भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी डिमांड होगी, आप बोलोगे, आप कमेंट करोगे कि मैम आप मंथली, देखो पर डे की तो मैं नहीं ला सकती, ना ही मैं वीकली ला सकती, लेकिन मंथली अगर आप बोलोगे तो आपकी करंट अफेयर भी करवा दूंगी, मंथली करवाऊंगी लेकिन। और मंथली के अंदर आपके 200 से 250 क्वेश्चन होंगे। 250 से ज़्यादा आप करंट अफेयर के मत करना। 200-250 क्वेश्चन, 250 आपके ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं मंथ के, क्योंकि एक साल की आपकी करंट अफेयर आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो ज़्यादातर देखने को मिलती है वो 6 महीने से। बाकी आप 6 महीने पीछे के भी कर लो मोटा मोटा, तो एक साल हो गई। एक जैसे 200 क्वेश्चन है आपके, 12 महीने के कितने हो गए? आप भी समझ गए। तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक महीने से आपको 250 से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने। और 250 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपकी मंथली जैसे करवा दूंगी, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, इस तरीके से। समझ गए आप बात को? तो क्लास को बीच में से स्किप मत करना। जितनी भी आप चैनल को, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सभी क्लासेस आपको बिल्कुल शुरुआत से एंड तक देखनी है। आप अपने खुद के नोट्स बनाओ क्लासों को देखकर। मैं तो आपको नोट्स दे दूंगी लेकिन आप खुद के भी बनाओ, ताकि एक बार आप क्लास को देखो 1 से 2 बार, एक बार आप नोट्स बनाओ, फिर एक बार उन नोट्स को बनाने के बाद आप अच्छे से रिवाइज करो। मैं एक चीज़ की गारंटी लेती हूँ, अगर आपने इस तरीके से काम किया है तो आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी GK GS के ऊपर या किसी भी अदर टॉपिक के ऊपर, अदर सब्जेक्ट के ऊपर, और आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छे खासे मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन से स्टेप्स से जो आपके संविधान के निर्माण के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो जो 9 दिसंबर 1946 था उसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब बैठक हुई थी तो उस टाइम के अंदर 211 सदस्य उपस्थित थे। NCERT के अकॉर्डिंग है ये, आपके 211 सदस्य आपके क्या थे? उपस्थित थे। बैठक कहाँ पर हुई थी? आपकी नई दिल्ली के अंदर। तो जो आपके 211 सदस्य थे वो क्या थे आपके? उनमें सबसे बड़ा जो था बुजुर्ग आदमी था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, ठीक है। इसीलिए JB कृपलानी ने सिफारिश की थी कि जो हमारे सबसे उस टाइम पर भी बुजुर्ग लोगों को मतलब मान सम्मान भारत के अंदर कभी से अधिक दिया जाता है, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको मान सम्मान मिलता है। तो इसीलिए उनको क्या किया गया था? 2 दिन के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया था, कि जो हमारी अगली बैठक होगी तब तक के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो क्या, कौन होंगे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समझ गए आप बात को? जो हमारे अध्यक्ष बने थे, कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपसे अगर पूछ ले कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हम आगे देखेंगे। देखो फिर है हमारी सेकंड बैठक, जो हमारी दूसरी मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो 11 दिसंबर, सिर्फ 2 दिन बाद दूसरी हुई। फिर तीसरी आपकी 13 दिसंबर को हुई थी, फिर से 2 दिन बाद। समझ गए? आपकी तीनों मीटिंग आपकी इस तरीके से चली थी।
तो जो आपकी दूसरी बैठक थी वो आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अंदर अध्यक्ष ये भी आपकी नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से सदस्य चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसी के अंदर जो आपकी दूसरी बैठक थी इसके अंदर 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, यानी कि डिप्टी चेयरमैन भी चुने गए थे। कौन कौन? एक तो आपके HC मुखर्जी और दूसरा आपका VT कृष्णामचारी। VT कृष्णामचारी, इन दोनों को क्या किया गया था? उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के संवैधानिक सलाह। तो सलाहकार कौन थे आपके संविधान सभा के, और सलाह किसने दी थी? तो BN राव ने। BN राव की, जो BN राव है इसकी फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह ने। समझ गए आप? तो BN राव आप याद रखना। तो BN राव ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक सलाह दी थी। नेक्स्ट आपका उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, किसने किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रेजेंट किसने किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा वो उद्देशिका को प्रस्ताव को क्या किया गया था? पेश किया गया था, ठीक है। और इसको स्वीकार कब किया गया? जो आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। देखो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके अंदर अगर कुल अनुच्छेद पूछे तो कितने अनुच्छेद थे आपके? 8 अनुच्छेद थे। इसीलिए पूछा जाता है कि संविधान सभा में मूल अनुच्छेद कितने थे? तो 395, ठीक है। उस टाइम पर ये 8 थे, जिस टाइम पर आपका संविधान सभा को पेश किया गया था, अपनाया गया था, उस टाइम पर 8 थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान कितने थे आपके, मूल संविधान के अंदर मूल अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियाँ कितनी थी? ठीक है। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, जो कि अभी आपकी वर्तमान के अंदर बढ़ गई हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान का प्रारूप। प्रारूप क्या था संविधान का? तो देखना, तैयार किया था BN राव ने, पेश किया था अक्टूबर 1947 में। कुल अनुच्छेद कितने थे? तो 243 हुए थे उस टाइम पर। अनुसूचियाँ पूछे तो आपसे 13 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी आपकी? 13। और जांच करने के लिए, इसके लिए जो आपका जो ये प्रारूप संविधान का था, इसकी जांच के लिए समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति थी आपकी? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो प्रारूप समिति बोल दें या ड्राफ्टिंग समिति बोल दे, तो इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। इसके अंदर 7 सदस्य थे टोटल, 7। पहला आपका ये अध्यक्ष हो गया। अन्य लोग कितने थे आपके? 6 थे। कौन कौन से थे वो भी देख लेना। और जो आपके अन्य लोग थे, तो 2 लोग आपके चेंज कर दिए गए थे बाद में। समझ गए आप बात को? कौन कौन से करे थे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अन्य सदस्य थे KM बुंसी, M सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है, अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। BL मित्तर के स्थान पर आपका N माधवराव आए थे। पहले आपका BL मित्तर था, उसके बाद L माधवराव आए थे, ठीक है। और DP खेतान था, उसकी जगह TT कृष्णामचारी आए थे। तो आपके ये 6 लोग थे अन्य सदस्य। प्रारूप समिति के अंदर कुल कितने सदस्य थे? तो 7। अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ये 2 है कि BL के स्थान पर कौन आया था? माधवराव आए थे। और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामचारी आए थे। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि N माधवराव किसके स्थान पर आए थे और TT कृष्णामचारी किसके स्थान पर आए थे। समझ गए बात को? नेक्स्ट है आपका जो प्रारूप समिति है, या मसौदा समिति बोल लें या ड्राफ्टिंग कमेटी बोल लें, ये आपकी पहली इसने रिपोर्ट दी थी आपकी 21 फरवरी 1948 को। 47 में इसका गठन हुआ था, 48 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, ठीक है। तो इसके अंदर कुल आर्टिकल कितने थे? उन्होंने क्या किया था जब सबसे पहले संविधान को पेश किया था? अब जब ये जो समिति आपकी प्रारूप समिति बनाई गई थी, इससे पहले कितने थे? 243। तो इन्होंने क्या किया? कुल जो आर्टिकल थे इनको बढ़ाकर 315 कर दिया था। अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियों को घटाकर 8 कर दिया था, ठीक है। अनुसूचियों को क्या कर दिया था? घटाकर 8 कर दिया था। फिर आपकी दूसरी रिपोर्ट आई थी। पहली अनुसूचियाँ कितनी थी? 13 थी, 5 घटा दी थी, इनमें से 8 कर दिया। 243 थे, बढ़ाकर क्या किया? इसके अंदर प्लस कर दिया, 315 कर दिए। फिर दूसरी रिपोर्ट आती है इसकी। तो दूसरी रिपोर्ट में क्या होता है ये भी देखना।
तो 26 अक्टूबर 1948 में आपकी सेकंड रिपोर्ट आएगी। इसके अंदर 3 वाचन दिए गए थे। बहस चली थी 114 दिन तक। देखो 3 वाचन, मोस्ट इंपोर्टेंट कितने वाचन थे आपकी, कितनी रीडिंग बैठाई गई थी इसके अंदर, कितनी रीडिंगें दी गई थी आपकी 3। अगर आपसे बहस पूछे कि आपकी बहस या लड़ाई कितने दिनों तक चली थी इसके अंदर, तो 114 दिनों तक। वार्तालाप जो देखो, हाथों की लड़ाई नहीं थी उसके अंदर, बातों की लड़ाई थी, ठीक है। और जो संविधान तैयार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हुआ था, और अंगीकृत भी, अडोप्ट भी कब किया गया था आपका, तो 26 नवंबर 1949 को। कुल आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 395 टोटल आर्टिकल हैं आपके। जब आपका जो मूल आर्टिकल की बात की गई है ये, कि मूल आर्टिकल कितने थे, 395। मूल अनुसूचियाँ कितनी थी आपकी, 8, और मूल जो भाग थे संविधान के वो आपके 22 थे। वर्तमान के अंदर आपकी जोड़कर 25 कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये भी देख लेना कि 26 नवंबर को 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर को 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। कितने, 16। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कौन कौन से किए थे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, फिर इसके बाद 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो कितने आर्टिकल को लागू किया गया था आपके, 16 आर्टिकल्स को, ठीक है। कुछ फैक्ट्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान सभा से रिलेटेड है, वो भी देख लेना कि संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। कितना टाइम, 2 साल 11 महीने 18 दिन। खर्च कितना आया था, अगर आपसे खर्चा पूछ ले कि संविधान को बनाने के लिए आपका कितना खर्चा लगा था, तो लगभग 64 लाख रुपए। कितना, लगभग 64 लाख रुपए। देखो आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल करेक्ट मतलब खर्चा अमाउंट नहीं पूछता है आपसे, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आप ये याद रख लेना, 63,96,729, लेकिन लगभग 64 लाख आप जरूर याद रखना। अधिवेशन आपके 11+1 यानी कि एक आपका अंतिम था, ठीक है। जो आपका अंतिम अधिवेशन था वो आपका कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान आपका लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले, ठीक है। कुल बैठक अगर आपसे पूछे तो कुल टोटल आपकी 105 बैठक थी। चर्चा अगर पूछे तो आपकी 165 दिनों तक आपकी चर्चा चली थी। जो आपका 24 जनवरी 1950 है, इसके अंदर आपका जो राष्ट्रपति बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जनगण मन आपका राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, और वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। ये सारी तीनों चीजें आपकी अपनाई गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है आपका हस्ताक्षर, कि किन किन लोगों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया था, तो 284 सदस्यों के द्वारा आपका साइन किया गया था। तो प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने संविधान के ऊपर अपना साइन किया था, सिग्नेचर किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम मुस्लिम भी पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने हस्ताक्षर किया था आपका, तो अबुल कलाम आजाद। समझ गए। हाथों से किसने लिखा, मतलब रिटन बाय हैंड्स, यानी कि संविधान को हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, प्रेम बिहारी के द्वारा, ठीक है। इसीलिए जो संविधान है उसका जो मतलब हर एक पेज के नीचे आपको प्रेम बिहारी मिलेगा। समझ गए आप बात को। नेक्स्ट आपका सजावट किसने दी थी, हिंदी भाषा के अंदर किसने लिखा था। देखो ये तो इंग्लिश में लिख दिया था, और हिंदी भाषा के अंदर लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य ने। और जो सजावट की थी उसके अंदर, जो मतलब थोड़ी सी जैसे चित्रकारी वगैरह होती है आपकी, वो किसने की थी, सजावट का काम किसने किया था, तो 2 लोगों ने मिलकर किया था, राम मनोहर सिंह ने, राम मनोहर सिन्हा, और आपका नंदू घोष, यानी कि नंदलाल घोष के द्वारा। नंदू घोष, राम मनोहर सिन्हा ने सजावट की थी। हिंदी में किसने लिखा था, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। अगर वैसे नॉर्मली पूछ ले कि संविधान को किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी राय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान सभा के सचिव कौन थे, या कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे संविधान सभा के, तो HBR अयंगर। कौन थे, HBR अयंगर। तो ये थी आपकी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास। इसी तरीके से आपकी 30 के समथिंग आपकी क्लास आएगी, लगभग 30 क्लास आपकी पॉलिटी की होंगी। अदर सब्जेक्ट भी आपके अब मतलब डेली 2 से 3 क्लासेज आपकी डलती रहेंगी। इसी तरीके से आपका कंप्यूटर कंप्लीट होगा। बीच बीच में आपकी 1-2 क्लास आपकी PYQ की भी लेकर आती रहूँगी। दोस्तों फिर से बोल रही हूँ, आपके लिए ये क्लासेस प्लस पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
सिर्फ़ चीज़ें वो ही उठाकर लाई हूँ आपके लिए जो आप कम कंटेंट को पढ़कर बार-बार में देखो, सबसे पहली बात मैं फिर से बोल रही हूँ बिल्कुल कम पढ़ो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप मुझसे ही पढ़ो, ठीक है? किसी भी टीचर के पास आप मतलब अपनी तैयारी कर सकते हो, लेकिन जिस भी टीचर से पढ़ो बिल्कुल दिल से पढ़ो और क्या करो कि उनसे ही आप पढ़ते रहो। ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट को आधा एक टीचर से पढ़ लिया, आधा आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलो ठीक है, यहीं पर क्लास का एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके ये बताना कि आपकी स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली जाए या ना डाली जाए। ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम, बाय।